हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राजपुरोहित। तो हम डिस्कस कर रहे थे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड मैटर वेव्स। इसके अंदर हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कंप्लीट डिस्कस कर लिया था। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मैटर वेव्स, डी ब्रोगली प्रिंसिपल फॉर मैटर वेव्स एंड आपका डिवीजन जर्मल एक्सपेरिमेंट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए तुम्हारे पास, वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर। इसके अंदर देखिए कि जो लाइट थी आपके पास, क्या थी, जो लाइट थी या कह दो क्या था, रेडिएशन था। ठीक है, उसके अंदर इसकी वेव नेचर को शो करने वाले तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट थे। इंटरफेरेंस था, ठीक है, डिफ्रैक्शन था, और कह सकते हो तुम पोलराइजेशन था। और इसकी पार्टिकल नेचर को शो करने वाला तुम्हारे पास एक्सपेरिमेंट थे कौन से, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था एक, तो दूसरा ऐड करना चाहो तो कह सकते हो कॉम्पटन इफेक्ट था। ठीक है, तो इसके बाद सवाल उठा कि अगर लाइट या रेडिएशन जो तुम्हारा है वो दो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर, क्या कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है। ठीक है, क्या शो कर रहा है, डुअल नेचर शो कर रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है एक मैटर के लिए भी? मैटर मीन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और तुम्हारे पास न्यूट्रॉन हो गया, कोई गैस का मॉलिक्यूल हो गया, या फिर तुम कह सकते हो कोई भी बॉल होगी तुम्हारे पास, मतलब कोई भी मैटर पार्टिकल जिसका कुछ ना कुछ क्या हो, रेस्ट मास हो। ठीक है, क्या वो भी डबल नेचर शो कर सकता है? पार्टिकल तो है ही, तो क्या वो भी तुम्हें वेव नेचर शो करेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था, डज मैटर पार्टिकल आल्सो शोज डबल नेचर? क्या जो तुम्हारी मैटर पार्टिकल है वो भी क्या डबल नेचर शो करेंगे? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब दिया तुम्हारे दे ब्रोगली ने क्या, यस, कि जो तुम्हारे मैटर पार्टिकल है वो भी क्या करेंगे, तुम्हें पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर शो करेंगे। कैसे शो करेंगे? तो इसका आंसर दे ब्रोगली ने दिया, दे ब्रोगली हाइपोथेसिस फॉर मैटर पार्टिकल। दे ब्रोगली ने क्या बताया, देयर इज ऑलवेज ए वेव associated with moving matter particle and the wavelength of this wave, या लिखोगे दिस एसोसिएटेड वेव, is given by lambda is equal to h by p। नीचे लिखोगे here lambda is wavelength of associated wave, h is equal to प्लांक कांस्टेंट, वैल्यू है 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड, एंड p इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ दैट मैटर पार्टिकल। ठीक है, हियर दे ब्रोगली रिलेशन lambda is equal to h by p shows
द डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल। कैसे कि जो तुम्हारा रिलेशन है लैम्डा इज इक्वल टू एच पी, देखो देव ब्रोगली ने क्या बताया कि तुम्हारा जो मैटर पार्टिकल है, ठीक है, उस वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, उसका कोई ना कोई मोमेंटम है, उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, और अगर उस मोमेंटम को पी माने, ठीक है, तो उसके साथ साथ हमेशा ही क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी, मतलब हर मूविंग मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। उस वेव की जो वेवलेंथ है, वेव है तो वेवलेंथ होगी ना, उस जो वेवलेंथ है वो कैसे गिवन होती है, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी। हियर you have h is equal to Planck constant and p is equal to momentum of that matter particle। और जो तुम्हारे पास इक्वेशन, इससे इक्वेशन बता दी, रिलेशन बता दिया डे ब्रोगली ने, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, यही तुम्हें क्या करता है, डबल नेचर शो करता है पार्टिकल का। कैसे, लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स लैम्डा, ये क्या बताता है तुम्हें, लैम्डा बता रहा है ना, लैम्डा किसकी प्रॉपर्टी है, वेव की, लैम्डा दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेव एंड राइट साइड गिव्स पी। इसमें राइट साइड में क्या है, पी है, एस तो कांस्टेंट है, पी है मोमेंटम, मोमेंटम क्या है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल नेचर। ठीक है, और अब बात करी जाए कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी है, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, पी को क्या लिख सकते हो, लैम्डा बाई का, पी को क्या लिख सकते हो, एम पी। एक चीज और देखो, तुम काइनेटिक एनर्जी अगर मैं तुम्हारी क्या लिख दूं, के ई की जगह उसको अगर मैं ई लिख दूं, ई इज इक्वल टू क्या होता है, 1 बाय एम वी स्क्वायर, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं इधर से, 2e इंटू एम, ठीक है, 2e इंटू एम कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, एम स्क्वायर वी स्क्वायर, या कह दो 2me इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या फिर p इज इक्वल टू क्या आ गया, रूट 2me। ठीक है, h इज इक्वल टू एम वी लिखो, क्या हो जाएगा, h बाय का रूट 2me। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय का रूट 2me। ठीक है, इसके बाद बात करें क्या, कि जो मैटर वेव बनती है तुम्हारी, क्या इसका कोई प्रूफ है, हाँ है। कहा कि जब तुमने एक्स रे डिफ्रैक्शन सुना है, ठीक है, उसी के तरीके का एक होता है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन होता है और उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो तुम्हारा डिफ्रैक्शन शो कर रहा है, ठीक है, तो वहां इलेक्ट्रॉन तुम्हारा क्या करेगा, वेव नेचर शो करेगा, बिकॉज क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन को जिस वेलोसिटी से, जिस पोटेंशियल से वेरी किया जाएगा, तो जो उसका मोमेंटम आएगा उससे तुम जो लैम्डा निकालोगे, ठीक है, जो तुम लैम्डा निकालते हो वो क्या आती है, एग्जैक्टली इक्वल आती है जो मटेरियल होता है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करोगे किस पे करोगे, कोई मटेरियल पे तो करोगे, तो उस मटेरियल के अंदर जो इंटर एटॉमिक प्लेन्स है उनके बीच की जो स्पेसिंग है उसका ऑर्डर और उस इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है। जब सेम होता है तो हम उसकी वेवलेंथ जो है वो मेजर कर पाते हैं। ठीक है, इन sport of matter waves, we can analyze electron diffraction from crystal planes. Their electron beam is diffracted by crystal and their wavelength associated with electron is order of interatomic
स्पेसिंग, इंटर एटॉमिक प्लेन स्पेसिंग, कि तुमने क्या किया, तुमने इलेक्ट्रॉन बीम ली, ठीक है, उसको किसी मटेरियल से क्या करवाया, डिफ्रेक्शन करवाया, डिफ्रेक्शन करवाया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे रिलेटेड जो वेवलेंथ है वो, और जो ये तुम्हारे प्लेन्स बनेंगे, जो तुम्हारा क्रिस्टल है इसके अंदर क्या होते हैं, इंटर एटॉमिक प्लेन्स होते हैं, वो तुम सॉलिड में पढ़ोगे, ठीक है। इंटर एटॉमिक प्लेन्स जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस है जिसको तुम स्मॉल डी से लिखते होते हो, ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, इन दोनों का ऑर्डर सेम होता है, तो तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन है वो वहां पे किस तरीके से बिहेव करेगा, एक वेव नेचर के रूप में बिहेव करेगा, और तुम क्या बता पाओगे, इस क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज बता पाओगे। इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन कहते हैं, ठीक है। एक चीज यहां पे और लिखोगे, टू मेजर द वेवलेंथ ये मत लिखो यहां पे, बस एक चीज यहां पे याद रखो कि अगर तुम्हें यहां से इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन देखना है, ठीक है, तो ये होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसकी वेवलेंथ और ये जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग है इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। हियर द ऑर्डर ऑफ wavelength of electron wave and interatomic spacing should be same, ठीक है, ये दे ब्रोगली ने अपनी बात बता दी, ठीक है। एक चीज तुम यहां पे और भी देख सकते हो, क्या लैम्डा इजिकल टू क्या था, h अपॉन p था, ठीक है, h अपॉन p था। अगर कोई पार्टिकल है, चार्ज पार्टिकल, उसको v पोटेंशियल लगा के एसिलेट कर दिया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, qv हो गई। तो अब तुम क्या इसकी जगह पुट कर सकते हो 2me जो तुम लिख रहे थे यहां पे, उसकी जगह तुम पुट कर सकते हो 2m qv, ठीक है, हियर v इज पोटेंशियल, ठीक है। तो अब बात रह गई कि ठीक है इलेक्ट्रॉन तुम्हारा वेव नेचर शो करता है, क्या इसके सपोर्ट में कोई एक्सपेरिमेंट है, हाँ इसके सपोर्ट में एक एक्सपेरिमेंट है, क्या, डेविसन एंड जर्मर experiment was the first experimental proof to wave nature of matter particle। मैटर पार्टिकल उन्होंने कौन सा यूज किया था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो बात, नया क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, नया क्वेश्चन ये आता है, दे ब्रोगली ने कह दिया कि तुम्हारे प्रत्येक मूविंग मटेरियल के साथ, मूविंग पार्टिकल के साथ क्या होगी, एक वेव एसोसिएटेड होगी, ओके। तो हमें जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, लाइक एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल है या एक पत्थर है, ठीक है, ये कुछ बड़ा भारी कुछ है, ठीक है, जिसका वेट क्या है, ग्राम में है, कुछ किलो में है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड वेव ऑब्जर्व रियल लाइफ में क्यों नहीं होती, डेली रूटीन के अंदर जब हम बॉल फेंकते हैं तो हमें वो बॉल ही क्यों दिख रही होती है, उसके साथ की वेव क्यों हमें ऑब्जर्व नहीं हो पाती, क्यों हम उसकी वेवलेंथ के बारे में कुछ नहीं कर पाते। तो इस पे क्वेश्चन क्या है, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक कैरेक्टर बाय, क्वेश्चन क्या बनता है यहां पे, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स in our daily life do not show wave nature। why? तो इसका आंसर क्या था, इसका आंसर तब मिलेगा जब तुम इसके लिए क्या फाइंड आउट करोगे, वेवलेंथ फाइंड आउट करोगे, करो फाइंड आउट। h इक्वल टू क्या होता है, h अपॉन p, h की वैल्यू क्या है 6.62 इंटू 10 टू पावर -34, ठीक है। तुम्हारा मैं p की वैल्यू क्या मान लूं, मान लेता हूं मैं, तो तुम्हारी बॉल है वो कितने ग्राम की, 150 ग्राम की है, 150 ग्राम की है, तो क्या आ जाएगा 150 इंटू 10 टू पावर -3, और इसको तुम 35 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंक रहे हो, ठीक है। तो इसको जब तुम कैलकुलेट करोगे तुम्हारे पास कितना आएगा, 1.26 इंटू 10 टू पावर
34 मीटर। तो देखो इसकी वेवलेंथ क्या है, बहुत ज्यादा ही क्या है, छोटी है। अगर ये वेवलेंथ तुम्हारी कौन से ऑर्डर की होती, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है, इसके कुछ आसपास होती, तो हम उसको ऑब्जर्व कर पाते। क्यों? क्योंकि जो तुम इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन करते हो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ होती है, वहां उस वेव की, इलेक्ट्रॉन वेव की, वो एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की होती है। क्रिस्टल की जो, क्रिस्टल के अंदर जो प्लेन्स है, ठीक है, जो इंटरस्पेसिंग वाले प्लेन्स है, उनका ऑर्डर भी क्या है, उनके बीच में स्पेसिंग किस ऑर्डर की है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर की। तो तुम उनको मेजर कर पाते हो। बट यहां देखो ये जो लैम्डा है वो क्या है, काफी छोटा है। लैम्डा है वो क्या है, काफी छोटा है। हियर वेवलेंथ इज अनमीजरेबल इन डेली लाइफ। ये जो वेवलेंथ तुम्हारी वो बहुत ज्यादा छोटी है, इसको तुम डेली लाइफ में क्या नहीं कर सकते, मीजर नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या दिखेगा कि वो जो बॉल है उसके साथ कोई वेव है ही नहीं। वो बॉल क्या है, अपने आप में क्या है, एक बॉल ही है, एक पार्टिकल है, उसके साथ कोई वेव एसोसिएटेड नहीं है। तो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो अपने डेली लाइफ में है, उनके लिए अपने वेव नेचर ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद तुम्हारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कि बहुत सारे मैटर पार्टिकल तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, गैस मॉलिक्यूल है। ठीक है, इन सब के लिए डे ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगी, कहीं कहीं एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तुम सबके लिए पेपर में कैलकुलेट नहीं करके देखोगे, डायरेक्ट याद रखोगे। ठीक है, काफी फॉर्मूले याद रखोगे। तो उन फॉर्मूलों को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले तुम्हारे पास यहां आता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था, लैम्डा इज इक्वल टू था एच अपॉन पी। एच अपॉन ये था तुम्हारे पास 2m ई था तुम्हारे पास H2m⁴V। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट करोगे। h की वैल्यू पुट करो, 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 रूट ऑफ 2 इंटू m। मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू पावर माइनस का 31। क्यू, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। कितने पोटेंशियल से उसे एसिलेट किया है उसकी वैल्यू हमें नहीं पता, तो इसको वी पुट करो। ठीक है, इसको अब सोल्व करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू रूट 150 बाय 150 ये कंप्लीट रूट है। ठीक है, इधर पोटेंशियल तुम्हारे पास, ठीक है, एमस्ट्रॉन्ग मतलब रूट 150 डिवाइड बाय वी या इंटू 10 टू पावर माइनस का 10 मीटर। इसको और कैसे लिख सकते हो, 12.27 बाय रूट वी एमस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये तुम्हारे पास लैम्डा ऑफ ई आ गया, इलेक्ट्रॉन से एसोसिएटेड जो वेव है उसकी वेवलेंथ आ गई। इसी तरीके से अब हम पता करते हैं प्रोटॉन के लिए। तुम्हारे पास सेकंड क्या आता है, प्रोटॉन आता है। उसके लिए देखो, प्रोटॉन के लिए देखोगे तो क्या हो जाएगा, इसी तरीके से निकाल लो। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m, ई की जगह वही क्यू वी। एच की वैल्यू पुट करोगे, 2 का 2, m की वैल्यू, प्रोटॉन के लिए m की वैल्यू क्या होती है, मास क्या होता है, 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27 kg। सारे के सारे ऐसा यूनिट में लिखोगे। क्यू, चार्ज कितना होता है प्रोटॉन पे, 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। ठीक है, और जो तुम्हारा पोटेंशियल है वो हमें बतानी है, किस पोटेंशियल से उसको हमने एसिलेट किया है। सोल्व करोगे, कैलकुलेट करोगे, कितना आएगा, 0.286 एमस्ट्रॉन्ग बाय का रूट ऑफ वी। वी क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल जिससे तुमने उसको एसिलेट किया था। इसके बाद तुम्हारे पास क्या आता है, प्रोटॉन के बाद ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन क्या होता है, 1h2। क्या होता है, 1h2। ठीक है, तो इसके लिए निकालोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m क्यूवी। ड्यूट्रॉन क्या होता है, ड्यूट्रॉन तुम्हारे पास होता है 1h2। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन। ठीक है, वैल्यू फाइंड आउट करो। वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो h की वैल्यू पुट करोगे, 6.62 इंटू 10 टू माइनस का 34
रूट ऑफ 2 m कितना हो जाएगा मास, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, दो, दोनों का मास ऑलमोस्ट इक्वल, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27, 2 आ गया, m आ गया, अब बच गया q। चार्ज कितना है, प्रोटॉन तो एक ही है, तो एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 टू माइनस का 19, v का v पड़ा है, ये सब का क्या है पूरे का रूट है ही। सोल्व करो कितना आ जाएगा न्यूट्रॉन के लिए 0.202 एंगस्ट्रॉम बाय रूट वी, ये तुम्हारा आ गया लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन। इसके बाद कैलकुलेट करो अल्फा पार्टिकल के लिए। अल्फा पार्टिकल क्या होता है, हीलियम का न्यूक्लियस 2He4। कैलकुलेट करो इसके लिए, क्या आएगा बताओ, लैम्डा ऑफ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा h बाय रूट 2 m क्यू v। पुट कर दो वैल्यूज, h बाय 2 आ गया, 2He4 है, अल्फा क्या है 2He4 है, मास क्या है 4 टाइम्स है प्रोटॉन का, तो 4 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27। चार्ज की बात करोगे तो यहाँ पे 2 है, तो 2e, तो 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19, v का v। सोल्व करोगे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, h की वैल्यू पुट करोगे 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34। अल्फा पार्टिकल क्या आएगा 0.101 एमस्ट्रॉन्ग बाय रूट वी, ये तुम्हारा क्या आ गया लैम्डा ऑफ अल्फा। इसके बाद तुम्हारे पास बचता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से एसोसिएटेड डे ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करेंगे। न्यूट्रॉन के लिए तुम्हें ज्यादा कुछ पता नहीं है, तो न्यूट्रॉन के लिए तुम डायरेक्ट एनर्जी पुट कर दोगे, पर मास पता है, ठीक है, तो वहां से कुछ काम मिलेंगे। देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2me, ठीक है, h की वैल्यू पुट कर दो 6.62 इंटू 10 टू पावर माइनस का 34 और 2 इंटू मास इसका पता है न्यूट्रॉन का 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस का 27, ई की वैल्यू ई में पड़ी है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं इसके अंदर इस ई को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखूंगा यहां पे, ठीक है, या तुम इसको सीधा ऐसे याद रख सकते हो, इसको ऐसे ही देखो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2 m रखो, एनर्जी जूल में होगी, इसको मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख लिया। देखो ये एनर्जी तुम्हारी क्या आएगी, तुम्हें जिसमें भी गिवन होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन होगी, ठीक है, ये तुम्हारी एनर्जी यहाँ पे किस में होनी चाहिए थी, जूल में होनी चाहिए थी, ठीक है, मैंने 1 जूल की वैल्यू पुट कर दी, कितना होता है ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी तुम्हारी किस में होती। इसको अगर मैं सोल्व कर लूं, देखो ये जो एनर्जी है इसको मैं सोल्व कर लूं और इस तरीके से सोल्व कर लूं कि यहाँ पे मैं एनर्जी किस में लिख पाऊं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिख पाऊं, तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा 6 पॉइंट। अगर ऐसे डायरेक्ट यूज करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे जूल में लिखनी है, पर मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूँ उसके अंदर तुम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करोगे, क्यों, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट का इसके अंदर इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले से इसके अंदर एडजस्ट करके निकाल लिया, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, लैम्डा ऑफ न्यूट्रॉन तुम्हारे पास आ जाएगा 0.286 एमस्ट्रॉन्ग डिवाइड बाय रूट ई। यहाँ पे ई क्या करना है तुम्हें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पुट करनी है, एनर्जी किस में पुट करनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अगर जूल में पुट करनी हो तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे पास आता है 6th ऑप्शन, क्या, गैस मॉलिक्यूल। गैस मॉलिक्यूल की एनर्जी कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है 3/2 kT, तो तुम्हारे पास ई कितना आ गया 3/2 kT। वैल्यू पुट करो, लैम्डा इज इक्वल टू क्या था h अपॉन रूट 2m ई, ई की वैल्यू 3/2 kT, 3 से 3 हटा दो, क्या बच गया h बाय 3m kT, ठीक है, 3h h बाय रूट 3m kT आ गया, ठीक है, ये गैस मॉलिक्यूल के लिए देख लिया। अब एक चीज और देखो, दे ब्रोगली ने क्या बताया, दे ब्रोगली ने बताया कि एक वेव एसोसिएटेड होती है एक मैटर पार्टिकल के लिए। क्या दे ब्रोगली यहां पे सही था, थोड़ा थोड़ा सही था, थोड़ा थोड़ा गलत था, कैसे, देखो इस चीज को समझने के लिए तुम्हें एक चीज और पढ़नी पड़ेगी, क्या, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेन बर्ग्स अनसर्टेनिटी
प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग भाई साहब आए और उन्होंने क्या बताया कि किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड, ठीक है, किसी भी पार्टिकल से एसोसिएटेड डिस्प्लेसमेंट और उसके मोमेंटम उसी डायरेक्शन के अंदर को एक साथ मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, साइमल्टेनियसली मेजर नहीं किया जा सकता, ठीक है, उनको तुम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, पहले एक करोगे उसके बाद दूसरा कर सकते हो, पर दोनों को एक साथ कभी भी मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे साइमल्टेनियसली वर्ड शायद गलत होगा, ठीक है, साइमल्टेनियसली एग्जैक्ट वर्ड क्या बोलते हैं मीन अभी मुझे पता नहीं है, तो इसको तुम कैसे लिखोगे, ये तुम्हारा ऐसे होता है कि किसी भी पार्टिकल के लिए एग्जैक्ट सेम टाइम के ऊपर तुम मोमेंटम और पोजीशन नहीं बता सकते, वहां पर ऑलवेज कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी रहेगी, और ये अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग ने कितनी बताई, डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई, ठीक है। यहाँ तो ये ध्यान रखना डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, अगर ये डेल एक्स है तो ये डेल पी एक्स होना चाहिए, ठीक है। तुम डेल वाई और डेल पी वाई अगर ये देखोगे डेल वाई और डेल पी एक्स तो ये 0 हो सकता है, इनको तुम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हो, बट सेम डायरेक्शन के अंदर तुम मोमेंटम को और डिस्प्लेसमेंट को एग्जैक्टली मेजर नहीं कर सकते, इसके तुम क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग uncertainty principle displacement and momentum related to a particle can't be measured exactly at same time, कि सेम टाइम के अंदर तुम दोनों को मेजर नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी उनके अंदर रह ही जाएगी, अगर तुम क्या करोगे डेल एक्स को क्या लेके जाओगे, जीरो करना चाहोगे, पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी को जीरो करना चाहोगे, तो तुम्हारा डेल पी एक्स है, मोमेंटम के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अगर पोजीशन के अंदर अनसर्टेनिटी इनफाइनाइट होगी तो उस टाइम के अंदर जो तुम्हारा मोमेंटम है उसके अंदर अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, पर इनका जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल एच अपॉन 4 पाई रहेगा। यहां तुम्हें एक चीज और पता होनी चाहिए, एच कट क्या होता है, एच अपॉन 2 पाई होता है, ठीक है, तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाय 2, ठीक है, और कभी कभी कैलकुलेशन सोल्व करने के लिए इसको डेल एक्स डॉट डेल पी एक्स इज इक्वल टू एच कट बाय 2 ये डायरेक्टली यूज देते हो, ठीक है, ऐसा भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक चीज देखो क्या, कि जो तुम्हारी वेव है, ठीक है, एक वेव है और उसकी वेवलेंथ क्या कर दी, डिफाइन कर दी, इसकी वेवलेंथ क्या है, लैम्डा है, तो होता क्या है इसके अंदर, क्या होता है कि ये जो वेव है ना पूरे स्पेस के अंदर क्या होती है, डिफाइन होती है, प्रत्येक पूरे स्पेस के अंदर ये एग्जैक्ट करती है विद सेम वेवलेंथ, ठीक है, इसकी सेम वेवलेंथ रहेगी, इसको छोटा मोटा छोटा बड़ा मत समझना, ये सारे सेम है, मतलब यहां से यहां तक लेके जो वेव है वेवलेंथ है वही आगे यहां तक है, उसके बाद वही आगे यहां तक, और ऐसे ऐसे चलती रहती है, मतलब कंप्लीट जो वेव बता दी तो वो क्या बोलोगे, और उसकी वेवलेंथ अगर लैम्डा डिफाइन कर दी, सिंगल वेव उसको बोल दिया, तो इसका मतलब क्या है, ए वेव ऑफ एग्जैक्टली डिफाइंड वेवलेंथ, a wave of exactly defined wavelength lambda is expanded to all over the space, all over the space,
कि अगर तुमने उसकी जो वेवलेंथ है वो यही बता दी कि इसकी वेवलेंथ यही है, लैम्डा है, ठीक है, तो जो एक वेव होगी वो क्या होगी, पूरे स्पेस के अंदर क्या होगी, एक्सटेंडेड होगी, ठीक है। बट तुम क्या देखते हो, जो पार्टिकल के साथ वेव होती है, पार्टिकल है, तुम उसकी पोजीशन बता पाते हो ना कि इसकी पोजीशन क्या है तुम्हारे पास, यहां तक है या फिर यहां तक है, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि डेल एक्स है वो ऑलमोस्ट जीरो की ओर होता है एक मैटर पार्टिकल के लिए, बॉल है तुम्हें दिख रही होती है यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अगर डेल एक्स तुम्हारा जीरो की तरफ है तो P इज नॉट एग्जैक्टली डिफाइंड, तुम्हारा P क्या नहीं होगा, P कभी भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होगा। P एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होगा तो लैम्डा भी एग्जैक्टली डिफाइन नहीं होगा। एग्जैक्टली नॉट डिफाइन होने का मतलब क्या है, इसका मतलब है द वेव रिलेटेड टू, या कह दो एसोसिएटेड टू ए मैटर पार्टिकल इज नॉट एक्सपेंडेड टू वॉल स्पेस। अगर इसकी एक एग्जैक्ट लैम्डा डिफाइन होती तो हम क्या कहते कि ये पूरे स्पेस के अंदर क्या है, डिफाइन है, ठीक है, पूरे स्पेस के अंदर फैली हुई है। बट इसकी पोजीशन तुम्हें पता है ऑलमोस्ट एग्जैक्ट होती है, ठीक है, तो मोमेंटम क्या नहीं होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा, मोमेंटम एग्जैक्ट नहीं है तो लैम्डा एग्जैक्ट नहीं है, क्यों, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p, p में अंतर आ रहा है तो लैम्डा में अंतर आएगा, ठीक है। द वेव रिलेटेड टू मैटर वेव पार्टिकल इज नॉट एक्सपेंडेड टू वॉल स्पेस, ठीक है, वो पूरे स्पेस में क्या नहीं होती, एक्सपेंडेड नहीं होती, वो एक छोटे से एरिया के अंदर डिफाइन होती है, ठीक है। इट इज एक्सपेंडेड इन लिमिटिंग एरिया, लिमिटेड एरिया लिख दो, एज वेव पैकेट, कि जो तुम्हारी वेव है वो वॉल स्पेस के अंदर इस तरीके से ना होके कैसे है, तुम्हारी वेव इस तरीके से देखो, तुम्हारी जो एसोसिएटेड वेव है वो वेव ना होके क्या है, वेव पैकेट के रूप में है। इसके अंदर क्या है, लैम्डा एग्जैक्टली डिफाइन है, ठीक है, एग्जैक्टली डिफाइन है, और P भी इसके अंदर क्या हो जाएगा, फिर एग्जैक्टली डिफाइन हो जाएगा, बट जो पोजीशन है वो नॉट एग्जैक्टली डिफाइन। इसके अंदर क्या है, तुम्हारी जो पोजीशन है वो क्या है, एग्जैक्टली डिफाइन है, बट इसके अंदर तुम्हारा जो मोमेंटम है और जो वेवलेंथ है वो क्या हो जाएगी, नॉट एग्जैक्टली डिफाइन, एग्जैक्टली। इसको भी तुम एग्जैक्टली लिख लोगे, ठीक है। तो यहां से क्या निकल के आया कि देयर इज नॉट ए वेव associated with मैटर पार्टिकल, मैटर पार्टिकल कि मैटर पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएट नहीं है जिसकी एग्जैक्ट लैम्डा वेवलेंथ है, लैम्डा है, तो यहां पे क्या है, लिखोगे हेयर ए वेव पैकेट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज एसोसिएटेड विथ मैटर पार्टिकल, कि जो तुम्हारा मैटर पार्टिकल है उसके साथ वेव अटैच नहीं है, उसके साथ एक कंप्लीट वेव पैकेट ही अटैच है विद मैटर पार्टिकल, मूविंग मैटर पार्टिकल है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके अंदर वेवलेंथ क्या होगी, बीच वाले की लैम्डा हो जाएगी, आसपास वाले की क्या हो जाएगी,
इधर वालों की हो जाएगी लैम्डा प्लस डी लैम्डा, मतलब किसी की कम हो जाएगी और किसी की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, पर अप्रोक्सीमेट क्या रहेगी, लैम्डा रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने वेव नेचर ऑफ मैटर कंप्लीट देख लिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। किस चीज का, कि मैटर पार्टिकल या जो मैटर पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड वेव कहो, वेव पैकेट कहो, ठीक है, उसका एक्सपेरिमेंटल क्या था, एक्सपेरिमेंट क्या था। और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या था मैटर वेव को बताने वाला, वो तुम्हारा था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हें बताऊं कि इन्होंने क्या किया था, कि इन्होंने हाईली एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन लिए, इलेक्ट्रॉन बीम ली हाईली एसिलेटेड, उसको क्रिस्टल था, निकल क्रिस्टल था, बैक द निकल क्रिस्टल, उसको थोड़ा गर्म किया गया था, निकल क्रिस्टल था, उसको गर्म किया और उससे जब डिफ्रेक्शन निकाला, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बीम को उस पर बोम्बार्ड किया, उससे जब डिफ्रेक्शन निकाला, ठीक है, और ये देखा वो, अब क्या लगाएंगे, डिटेक्टर लगा दिया कि कहां पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने इंटेंसिटी पैटर्न जब देखा तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने वोल्टेज क्या रखी, 54 वोल्ट रखी, ठीक है, वोल्टेज 54 वोल्ट रखी, तो वो डिफ्रेक्ट होके 50 डिग्री एंगल के ऊपर, इंटेंसिटी सबसे हाई थी, या तुम कह सकते हो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन उसी जगह आ रहे थे। ठीक है, और अब देखो बात कि जो तुमने 54 वोल्ट यूज किया, अगर तुम उसको यूज करो लैम्डा इजिकल टू दे ब्रोगली वेवलेंथ वाला फॉर्मूला, लैम्डा इजिकल टू एच अपॉन रूट 2 वाला फॉर्मूला यूज करो, तो क्या आ जाएगा, एच इजिकल टू रूट और 12.27 बाय रूट वी, वी की वैल्यू यहाँ 54 पुट करो, तो एक तो वहां से लैम्डा आएगी तुम्हारे पास। दूसरा ये जो डिफ्रेक्शन हुआ है, डिफ्रेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे अगर तुम ब्रैग वाला फॉर्मूला लगाओ 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा, ठीक है, यहां से अगर तुम लैम्डा निकालो तो दोनों लैम्डा क्या आती है तुम्हारी, इक्वल आती है। जो वेव नेचर लेके हम निकाल रहे हैं इंटेंसिटी, वो इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, वेव नेचर लेके जो तुम वेवलेंथ निकाल रहे हो और जो वेवलेंथ दे ब्रोगली वाले तरीके से निकाल रहे हो, दोनों वेवलेंथ क्या आती है, इक्वल आती है। मतलब तुम्हारा जो वेव नेचर है पार्टिकल का, जो वेव नेचर है, वेव नेचर ऑफ मटेरियल जो है, मैटर पार्टिकल जो है, वो क्या होता है यहाँ पे, सेटिस्फाई होता है। ठीक है, तो डेविसन जर्मर क्या देता है, उसका एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देता है। ठीक है, तो इसको अब थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। देखो इसके अंदर सबसे पहले इसका एक्सपेरिमेंटल डायग्राम देखो, साथ साथ में एक्सपेरिमेंट डायग्राम बता देता हूं और साथ साथ में तुम्हें इसमें लिखवा देता हूं, और लेक्चर कंप्लीट होने के बाद लास्ट में तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें इसके अंदर क्या क्या चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि थ्योरी बताई जाती है तो उसके अंदर कंप्लीट ही बताया जाता है ताकि तुम्हारा नॉलेज अच्छा बने। ये तुम्हारी एक छोटी बैटरी है, यहाँ पे ये रियोस्टेट लगा हुआ है। ठीक है, छोटी बैटरी है, लो टेम्परेचर वाली। यहाँ पे ये है तुम्हारे पास एक टंगस्टन फिलामेंट, जो कि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इमिट करेगा। और अब तुम्हारे पास यहाँ पे है एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर कैथोड। ये कैथोड हो गया। ठीक है, और इसके आगे ही तुम्हारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एनोड हो गया। इसको क्या कर लो, इसको एक हाई टेम्परेचर की बैटरी से क्या कर दोगे, अब ऐड कर दोगे। हाई टेम्परेचर की बैटरी से इसको ऐड कर दिया, कैथोड है तो इसको नेगेटिव से ऐड कर दो। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, हाई टेम्परेचर की बैटरी है एक।
ये आके इसके पॉजिटिव साइड हो गया, ये आके इसके नेगेटिव साइड हो गया, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारे पास इधर से क्या निकल जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन बीम निकल जाएगी, हाईली डायरेक्टेड, जिसकी एक डायरेक्शन है, ठीक है, बिल्कुल सीधी है, ये कहीं भी टच नहीं हो रही है। और यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, एक बेक्ड निकल क्रिस्टल है, बेक्ड निकल क्रिस्टल है, ठीक है। इसके ये कुछ इस तरीके का है, यहाँ पे तुम्हारे पास क्या लगा हुआ है, एक डिटेक्टर लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन बीम जैसे इसे डिफेक्टेड होके आती है, स्कैटर्ड होके आती है, ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि वो किस एंगल पे आ रही है। और इस डिटेक्टर को तुम क्या कर सकते हो, घुमा सकते हो कंप्लीट 360 पे, कि किस जगह कितनी तुम्हारी इलेक्ट्रॉन की इंटेंसिटी आ रही है वापस। ठीक है, ये तुम्हारा डिटेक्टर डी हो गया, और ये तुम्हारा फिलामेंट हो गया, इलेक्ट्रॉन गन हो गई है, ठीक है। ये कैथोड हो गया, यहाँ पे ये तुम्हारे पास एनोड हो गया, और ये तुम्हारे पास किसी एंगल, मान लो किसी एंगल कि ये फाई एंगल पे क्या हो रहा है, स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। और ये फाई है, तो ये ग्लैंसिंग एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। इसमें और कुछ लिखने वाला है तुम्हारे पास, ये क्या है, बेक्ड निकल क्रिस्टल तुम्हारे पास ये, और ये क्या है, ये दोनों क्या है, सिलेंड्रिकल, सिलेंडर सिलेंडर है, तो ये दोनों तुम्हारे पास, ये नेगेटिव वाला, ये पॉजिटिव वाला, सिलेंडर होल अलोंग एक्सिस, इसके अंदर जो होल्स है वो क्या है, अलोंग द एक्सिस है, ठीक है। जिससे कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन बीम क्या मिलेगी, फोक्स की हुई मिलेगी, एक एक्सिस के ऊपर मिलेगी, ठीक है, इस तरीके से। और ये दोनों क्या है, मेटेलिक है, ठीक है। तो देखो इसके अंदर सबसे पहले बात करें, एक्सपेरिमेंट मैंने बता दो तुम्हें दिया ही, क्या क्या था, इसको फटाफट नोट डाउन कर लो तुम। करें शुरू, तो लिखो अब, ठीक है। इसमें लिखोगे द वेव नेचर ऑफ मैटर, फर्स्टली experimentally observed by, ये लिखो verified by de Broglie एक्सपेरिमेंट। इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप ये हो ही गया, इसके अंदर मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये इसका एक्सपेरिमेंट सेटअप तुम्हें लिखवाता नहीं हूँ, इसमें बता देता हूँ कि इसके अंदर ये होता है तुम्हारा हीट फिलामेंट होता है, ठीक है, जो कि टंगस्टन का बना होता है, ठीक है। इसको जब तुम हीट करते हो तो इससे क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जब कैथोड और एनोड के बीच से निकाला जाता है, ठीक है, तो इसको हम एक हाई वोल्टेज की बैटरी से कनेक्ट करके रखते हैं, जिससे कि हम इनको अपनी मन मर्जी के मुताबिक क्या कर सकें, एक एग्जैक्ट पोटेंशियल से क्या कर सकें, एसिलेट कर सकें। अभी जो इलेक्ट्रॉन इधर से जा रही है, इलेक्ट्रॉन से जा रही है, इसको कितने वोल्टेज से एसिलेट किया है हमें पता है, ठीक है। तो वो V की वैल्यू तुम जब पुट करोगे लैम्डा के अंदर, वहां से तुम्हारे पास लैम्डा आ जाएगी, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p वाले फॉर्मूले में पुट करोगे तो लैम्डा आ जाएगी।
ये जब एसिलेटेड इलेक्ट्रॉन बीम है जाके क्या होती है, डिफ्रैक्ट होती है, स्कैटर्ड होती है बेग्ड निकल क्रिस्टल से। तो मान लो किसी एंगल किस पे निकल स्कैटर्ड हो गई, डिफ्रैक्शन हो गया फाई एंगल पे। यहाँ पे ग्लांसिंग एंगल क्या है, थीटा है और थीटा है, ठीक है। अब ये किसी स्कैटर्ड एंगल फाई के ऊपर क्या हो गई, डिफ्रैक्शन एंगल फाई के ऊपर स्कैटर्ड हो गई, ठीक है। तो ये अलग अलग एंगल के ऊपर इसकी इंटेंसिटी हमें क्या मिलेगी, अलग अलग मिलेगी, ठीक है। ये वोल्टेज हम चेंज करते जाएंगे और ऑब्जर्व करते जाएंगे किस एंगल के ऊपर मैक्सिमम इंटेंसिटी आ रही है, ठीक है। ये इसका प्रैक्टिकल सेटअप हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा डिटेक्टर है जो तुम्हारा क्या कर सकता है, घूम सकता है। ये जो सिलेंडर है ये कौन से है, मेटेलिक सिलेंडर है। उनके एक्सेस के ऊपर क्या बनाया गया है, होल बनाया गया है, ताकि जो तुम्हारी इलेक्ट्रॉन बीम हो क्या रह सके, वो फोकस्ड रह सके, ठीक है। तो इसके अंदर लिखो experimentally observed graph when we use voltage is equal to 54 वोल्ट। 54 वोल्ट जब तुम वोल्टेज यूज ली तो हमारे पास ग्राफ कैसा है इंटेंसिटी का, देखो इंटेंसिटी का ग्राफ तुम्हें कुछ ऐसा मिला, ये तुम्हारे पास क्या हो रहा है, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम है। ये इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन बीम, इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन आ गई साइड से, और इंटेंसिटी पैटर्न तुम्हें मिल गया कुछ ऐसा। तो डिफ्रैक्शन एंगल तुम्हारे पास क्या हो गया, 50 डिग्री। उसके अंदर तुम्हें इंटेंसिटी जहां पे मैक्सिमम मिली जिस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, वो डिफ्रैक्शन एंगल कितना था, 50 डिग्री था। ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम लिख दो इसको, ठीक है। अब देखो बात, 54 वोल्ट वी गेट फाई कितना मिला हमें, 50 डिग्री मिला, ठीक है। फाई अगर 50 डिग्री है तो इन थीटा की वैल्यू निकाल लोगे कैसे, थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। थीटा प्लस फाई प्लस थीटा इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। या मैं कह दूं 2 थीटा इक्वल टू 180 माइनस का फाई, या मैं कह दूं थीटा इक्वल टू 180 माइनस का फाई कितना है, 50 डिग्री डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 65 डिग्री, ठीक है। 180 माइनस 50 130 डिवाइड बाय 2 65 डिग्री, ठीक है। अब देखो बात क्या, बाय दे ब्रोगली हाइपोथेसिस लैम्डा इक्वल टू कितना होता है इलेक्ट्रॉन के लिए, 12.27 बाय रूट वी एंगस्ट्रॉम। तो उधर से लैम्डा कितना आ गया, ये हो जाएगा √54 एंगस्ट्रॉम। ये कितना आएगा तुम्हारे पास, 1.66 एंगस्ट्रॉम आ गया, ठीक है। और जो तुम्हारे पास यहाँ पे जो थीटा है, ये एंगल कौन सा है, डिफ्रैक्शन एंगल। ये थीटा कौन सा है, ग्लेंसिंग एंगल। कौन सा, ग्लेंसिंग एंगल। तो तुम्हारे पास 65 डिग्री क्या है यहाँ पे, ग्लेंसिंग एंगल, ठीक है। अब तुम, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और जो निकल क्रिस्टल है, जो निकल क्रिस्टल है इसके लिए जो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है स्मॉल डी, वो कितना होता है, 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो अब तुम जब एक्स रे डिफ्रैक्शन होगा उसके अकॉर्डिंग लैम्डा फाइंड आउट करो, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर की मैक्सिमम हमें देखनी है, ठीक है, क्योंकि इंटेंसिटी किस पे, उसी पे मैक्सिमम है। तो n इज इक्वल टू क्या पुट कर दो, 1 पुट कर दो। तो ये कितना आ गया, 2 इंटू डी की वैल्यू तुम्हारे पास है ही 0.91 एंगस्ट्रॉम, साइन थीटा साइन 50 डिग्री इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 इंटू लैम्डा, लैम्डा निकालना है। यहां से जब तुम लैम्डा फाइंड आउट करोगे
ठीक है। साइन 50 आएगा, 50 नहीं आएगा, साइन 65 आएगा ना, थीटा की वैल्यू चाहिए, साइन 65 आएगा। जब इन सब की वैल्यू लिख के कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आएगा तुम्हारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू 1.65। तो अब क्या लिखोगे, हियर यू कैन सी both the wavelength कौन सी, एक तो एक्सपेरिमेंटली जो डेविसन जर्मन ने बताई थी ये वाली, एंड दे ब्रोगली वाली। ऑलमोस्ट इक्वल, दैट satisfied the de Broglie hypothesis of matter waves। ठीक है, कि जो तुम्हारे पास दे ब्रोगली की जो वेवलेंथ निकल रही थी वो वाली वेवलेंथ, और एक्सपेरिमेंटली जो डेविसन जर्मन में तुम्हें मिली थी वो क्या है, ऑलमोस्ट इक्वल है। तो इससे क्या सेटिस्फाई होता है, जो दे ब्रोगली ने कॉन्सेप्ट बताया था मैटर वेव वाला, वो भी क्या है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली मैच होता है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी। ठीक है, तो इस तरीके से तुमने डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट भी देख लिया। अब हमारा ये चैप्टर यही खत्म होता है, इसके अंदर असाइनमेंट रहेगा, एग्जांपल्स रहेंगे, वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब मैं बात करूं इस चैप्टर में तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है। ठीक है, एग्जाम व्यू से अगर मैं बताऊं तो क्या क्या एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है तुम्हारे पास, इसके अंदर तुम्हारे पास कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होना चाहिए, जो आइंस्टाइन वाली जो इक्वेशंस है, ठीक है, वो तुम्हें सारी पता होना चाहिए, फोटोन का नेचर तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, आइंस्टाइन वाली इक्वेशन, फोटोन का नेचर, और जो डिपेंडेंसी है कि जो तुम्हारा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो किस पे डिपेंड करता है, जो तुम्हारी क्या बोलते हैं कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है न्यू नॉट, वो किस पे डिपेंड करती है, वर्क फंक्शन है वो क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें, सारे ग्राफ है इसके तुम्हें पता होना चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास आता है मैटर वेव वाला, ठीक है, दे ब्रोगली वाला। इसके अंदर जो सारे फॉर्मूले तुम्हारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, इस तरीके से तुम्हारा प्रोटॉन के लिए, न्यूट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, और गैस मॉलिक्यूल के लिए, और अल्फा पार्टिकल के लिए, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए। डेविसन जर्मर के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है कि 54 वोल्ट जब लिया था तो 50 डिग्री तुम्हारे पास क्या आया था, डिफ्रेक्शन एंगल आया था, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इस इतना अगर तुम्हें पता है तो तुम एग्जाम से क्वेश्चन कर सकते हो, पर थ्योरी में कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तभी तुमसे क्वेश्चन होंगे, इसलिए इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट डिटेल के अंदर पढ़ाया है। ठीक है, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना, ठीक है, उनसे शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, असाइनमेंट तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको सॉल्यूशन कर लेना उसका, और जो डाउट रहते हैं वो तुम पूछ भी सकते हो, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ठीक है, और तब तक लेक्चर देखने के लिए थैंक यू, और टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।